किशोर को घर लौटने में निरंतर आवश्यकता से अधिक देरी होने पर न जाने क्यों कुछ दिनों से अंजलि को अत्यंत क्रोध आने लगा था। उसके टोकने पर अतिआवश्यक मीटिंग में फंस गया था कहकर किशोर अंजलि के क्रोध को कुछ क्षणों के लिए दूर तो अवश्य कर देता था, किंतु फिर से वही स्थिति आने पर वह बेकाबू होने लगती थी। जबकि वह जानती थी कि किशोर का काम ही ऐसा है जिसमें देर सबेर होना आम बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीवन में छाया अकेलापन, सूनापन उसके मन मस्तिष्क पर छाकर उसे अन्ना कर उसे क्रोध दिला ही देते थे। पिछले 2 हफ्ते से वह ज्वर से तप रही थी, किंतु किशोर का पूर्ववत देर से आना उसे मर्माहत करने लगा था। क्या काम ही जिंदगी है? काम के लिए रिश्ते नातों की परवाह न करना क्या उचित है? अन्य दिन तो ठीक है, किंतु क्या उसकी बीमारी में भी वह समय पर घर नहीं आ सकता है? उसे याद आए वह दिन जब ठीक 6 बजे विशिष्ट अंदाज में कॉलबेल की आवाज सुनकर वह दरवाजा खोलने दौड़ी जाती थी तथा किशोर भी उसे आगोश में लेकर प्यार की बौछार करने लगता था। कभी कभी प्यार के रूमानी दौर में उसका बनाया नाश्ता भी ठंडा हो जाता था। रोज बाहर घूमना खाना पीना उनका दैनिक कार्यक्रम बन गया था। कभी वह खर्चे की बात करती तो वह निश्चिंतता से कहता, इंसान कमाता किस लिए है? अपनी खुशी के लिए ही ना। यदि खुशी ही न मिली तो करोड़ों की जायदाद का क्या अर्थ? उस समय भी एक बार वह बीमार पड़ी थी तो ऑफिस से छुट्टी लेकर वह लगातार उसकी देखभाल में लगा रहा था। और आज बीमार पत्नी की देखभाल के लिए भी उसके पास समय नहीं है। समय के साथ साथ इंसान कितना बदल जाता है, सोचकर दुख और वेदना से उसकी आंखें भर आई थीं। जब पहले प्यार का अंकुरन प्रस्फुटित हुआ था तब वह बेहद खुश हुआ था। मातृत्व पर लिखी कई पुस्तकें उसने उसे लाकर दी थीं। यह न करो, वह न करो कि कई ताकीदें देकर वह ऑफिस जाता था। स्कूटर पर बैठकर कहीं जाने में झटका लगने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है, जानकर उसने 15 दिन के भीतर ही फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर एक सेकंड हैंड कार खरीद ली थी। अंतिम महीने में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जब डॉक्टर ने अंजलि को पूर्ण विश्राम की सलाह दी तो जब तक सासुमा नहीं आ गई तब तक छुट्टी लेकर उसके आसपास ही मदराता रहता था। तब वह सचमुच ही स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली नारी समझती थी जिसे इतना प्यार करने वाला और उसकी भावनाओं को समझने वाला पति मिला। पहले अमित तथा 2 वर्ष बाद ही आई आशा की देखभाल में अंजलि ऐसा खोई कि उसे पता ही न चला कि किशोर कब उससे दूर होता चला गया। किशोर और उसके मध्य आई दूरी का एहसास उसे तब हुआ जब अमित के इंजीनियरिंग में जाने के 2 वर्ष ही आशा भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए चली गई। किंतु फिर भी उसे किशोर का देर से घर आना इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह सोचती थी कि सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पिछले 2 हफ्ते के ज्वर ने उसे तोड़कर रख दिया था। माना काम कर्तव्य सर्वोपरि है, लेकिन पारिवारिक दायित्व भी तो कुछ चीज है। क्या बीमार पत्नी के पास कुछ क्षण बैठकर उसका हालचाल पूछना उसका कर्तव्य नहीं है? यह सच है कि उसकी देखभाल के लिए नौकरानी है। कंपनी का डॉक्टर सुबह शाम आकर उसका परीक्षण कर जाता है, किंतु वह सब तो अपने कर्तव्यों से बंधे है। उनमें रिश्तों की वह गर्माहट नहीं है जो इंसान को जीवन के कठिनतम क्षणों में भी हिम्मत और हौसला टूटने नहीं देते। अभी विचारों का बवंडर थमा भी नहीं था कि कॉलबेल की आवाज सुनाई पड़ी। बेला नौकरानी ने दरवाजा खोला तो सामने से निशा आती दिखी। निशा किशोर के सहयोगी अधिकारी की पत्नी है, लेकिन इतनी बातूनी थी कि अच्छे भले आदमी को पागल बना दे। किसी के दुख दर्द में काम आना अपना कर्तव्य ही नहीं अधिकार भी समझती है। कभी वह सबसे इतने प्रेम से बातें करती है कि लोगों को लगता है कि उसके समान उनका हितैषी संसार में और कोई नहीं है, और कभी जरा सी बात पर रूठकर बैठ जाती है। सबकी अंदरूनी बातें पता कर जब तब विष बुझे तीर छोड़कर दूसरों को परेशान होते देखकर चैन की सांस लेना उसकी आदत बन गई थी। उसकी इस बुरी आदत ने उसकी खूबियों को ढांक लिया था। शायद यही कारण था कि उसके दोमुहे स्वभाव के कारण सभी धीरे धीरे उससे कतराने लगे थे। लेकिन सहयोगी की पत्नी होने के कारण अंजलि के लिए उससे मुंह मोड़ पाना संभव नहीं है। अतः मन की भावनाओं को मन में दबाकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोली, आओ कुसुम, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, वरना मैं अत्यंत ही बोरियत हो रही थी। सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
अतः सोचा आपसे मिलाऊं। अब कैसी आपकी तबीयत है? निशा ने पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। आज तो ज्वर कम है, दवा ले रही हूं। डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है, धीरे धीरे ही ठीक होगा, अंजलि ने सहज स्वर में उत्तर दिया। बातों बातों में 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ क्षणों के लिए अंजलि को भी लगा कि वह ठीक हो गई है, या वह तो बीमार थी ही नहीं। वास्तव में बीमारी में भी कभी कभी गप करने का मन होता है। तभी कहते भी हैं कि यदि मन स्वस्थ है तो तन छोटी मोटी बीमारियों को प्रसन्नता से झेल सकता है, वरना छोटी सी बीमारी भी बड़ी और जानलेवा लगने लगती है। अच्छा, अब चलती हूँ, निशा ने उठते हुए कहा। अरे बैठो न, किशोर तो 9 बजे से पहले आते ही नहीं है। कहते हुए अंजलि गर्व से भर उठी थी। वस्तुतः जब से किशोर जनरल मैनेजर बना है तब से वह अति व्यस्त हो गया है। अक्सर मीटिंगों में व्यस्त रहने के कारण देर से घर आना उसकी आदत ही नहीं, मजबूरी बन गई है। अंजलि को उस पर गर्व है। अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन के कारण ही वह कई लोगों को सुपरसीड करके इस पद तक पहुंच पाया है। नहीं, अब मैं चलूंगी, हमारे वर्मा साहब तो समय से घर आ जाते हैं। ज्यादा काम करने से कौन सा जल्दी प्रमोशन मिलता है। आज के युग में तो जब तक सोर्स या रूपा न हो, कितना भी काम करो कुछ भी नहीं होने वाला, व्यंग्यात्मक स्वर में निशा ने कहा। अंजलि के चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ते हुए उसने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए गंभीर स्वर में पुनः कहा, तुम्हें बुरा तो अवश्य लगेगा, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं सीधी और सच्ची बात कहने से कभी नहीं डरती। यह ठीक है कि ऑफिस की जिम्मेदारी सर्वोपरि है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान अपना घर परिवार भूल जाए या घर के प्रति अपने दायित्वों से मुंह मोड़ ले। काम तो कभी समाप्त नहीं होता। इंसान को ही तन मन की स्फूर्ति पाने के लिए उसे कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। शायद इसी के लिए विधि ने रात दिन का प्रावधान रखा है। वैसे भी यदि पुरुष को घर में उचित मान सम्मान मिले तो बाहर क्यों? वह बोलते बोलते चुप हो गई। तुम कहना क्या चाहती हो कुसुम? असमंजस की स्थिति में अंजलि ने पूछा। यही कि आजकल किशोर साहब अपनी सेक्रेटरी मालती के साथ काफी समय बिताने लगे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के निशा ने उत्तर दिया। तुम क्या कह रही हो? आश्चर्ययुक्त स्वर में अंजलि ने पूछा। मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है? ऑफिस में काफी चर्चा है। कंटीली मुस्कुराहट के साथ निशा ने विष बुझा तीर फेंक ही दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकती। अविश्वास के स्वर में अंजलि ने फिर से पूछा। विश्वास न हो तो आज ही किशोर साहब से पूछ लेना। फिर अपनेपन से बोली, पता नहीं यह बात मुझे इस समय बतानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन तुम्हारा अकेलापन और गिरता स्वास्थ्य देखकर रहा नहीं गया। निशा चली गई, किंतु उसके लिए कई ऐसे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई जिनका उत्तर उसके पास नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्यार और समर्पण में कहाँ कमी रह गई कि अधेड़ावस्था में किशोर एक युवा लड़की के जाल में फंस गया। मालती, किशोर की सेक्रेटरी, उससे अक्सर ही मिलने आती रहती थी। कल ही उसकी बीमारी का समाचार सुनकर उससे मिलने आई थी। वह काफी हंसमुख और बेतकल्लुफ स्वभाव की महिला है। उसने अपने पति से तलाक देने के लिए आवेदन कर रखा है। कारण पूछने पर उसने कहा था, प्रभाकर बात बात पर मुझ पर शक करता है। भला सदैव शक करने वाले आदमी के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? मैं नौकरी करती हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, फिर क्यों किसी के दबाव में रहूं? मैं स्वच्छंद जीवन जीना चाहती हूँ। तलाक के मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। अपनी जिंदगी की मालिक मैं स्वयं होगी। जैसे चाहे रहूंगी, न कोई बंधन, न जिम्मेदारी और न ही कोई रोक टोक। वैसे भी घर की जिम्मेदारियों में फंसी कोई भी करियर ओरिएंटेड महिला कभी सफल नहीं हो सकती। अंजलि ने जब उसे घर परिवार की सार्थकता, महत्ता, पत्नीत्व और मातृत्व की गरिमा बताने का प्रयास किया तो वह बोली, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती मैम। मातृत्व स्त्री को गरिमा नहीं देता, वरन बेड़ियां पहनाता है। जब एक स्त्री सफलता की ऊंचाइयां छूना चाहती है तब मातृत्व का हार, प्रेम और बलिदान की मांग कर उसके पैरों को जकड़कर, तन मन को बंदी बनाकर, उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं और उसके सारे स्वप्नों को धूल धूसरित कर देता है तथा अरमानों को कुचल देता है।
अब आप ही बताइए, ऐसे मातृत्व से क्या लाभ जो स्त्री की सारी योग्यताओं, रात दिन जागकर प्राप्त की गई डिग्रियों को ठंडे बस्ते में डालने का सुझाव देता हो। ठीक यही बात घर परिवार के प्रति समर्पित स्त्री के संदर्भ में कही जा सकती है। यदि ऐसा ही था तो तुमने विवाह ही क्यों किया? न चाहते हुए भी अंजलि उससे पूछ बैठी थी। मैम, गलती हो गई। प्यार कर बैठी। मम्मा और पापा की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। धीरे धीरे प्यार करने वाला प्रेमी दकियानुसी पति में बदल गया। विवाह के बंधनों, कर्तव्यों को निभा पाने में स्वयं को असमर्थ पाने लगी, अतः तलाक लेने का आवेदन देकर यहाँ की ब्रांच में स्थानांतरण करवाकर आई हूँ। दकियानुसी पति, एक दकियानुसी पति जिसे सिर्फ अपनी ही चिंता है, मेरी नहीं। अंजलि ने एक बार फिर अपनी तरह मालती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी दलीलों के आगे वह निरुत्तर हो गई। तब 2 पीढ़ियों का अंतर समझकर उसने इतना ही कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे करो, लेकिन घर परिवार का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। शायद तुम कभी इस बात को समझ पाओ। एक बात और, मैम शब्द से अपनत्व का बोध नहीं होता। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अतः यदि तुम्हें मेरे साथ संबंध कायम रखने हैं तो मुझे आंटी, दीदी या भाभी जो चाहे संबोधित कर सकती हो, लेकिन मैम नहीं। तब से मालती उसे दीदी कहकर ही संबोधित करती थी। किसी अपरिचित के सामने अपने जीवन की किताब खोलने के क्या मालती ऐसा निंदनीय कृत्य कर सकती है? अगर किशोर और उसके बीच में ऐसा कोई भी संबंध होता तो क्या वह उससे इतनी सहजता से मिल पाती या बात कर अपने जीवन का रहस्य खोल पाती? या हो सकता है किशोर का साथ पाने के लिए ही उसने हमसे से संबंध बनाए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने ही प्रश्न का अपने द्वारा उत्तर प्राप्त कर उसने अपने विचारों को झटकने का प्रयास किया, किंतु चाहकर भी सफल नहीं हो पाए। मिसेज वर्मा की तो आदत ही है इधर का उधर करने की, सोचकर अंजलि ने मन को सांत्वना दी। वास्तव में वह उसके सुखी पारिवारिक जीवन को देखकर ईर्ष्याग्रस्त हो गई है, अतः व्यर्थ की बातें करके उसके जीवन में जहर घोलना चाहती है। शायद उसकी ईर्ष्या की एकमात्र वजह है किशोर को जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने के कारण वरिष्ठ होते हुए भी वर्मा साहब किशोर से पीछे हो गए हैं। वस्तुतः जिस कुर्सी पर वर्मा साहब को बैठना था उस पर आज किशोर बैठे हैं। लेकिन ऐसा आरोप तो कोई दुश्मनों पर भी नहीं लगाता। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है? शक का कीड़ा उसके मन मस्तिष्क में कुलबुलाने लगा था। काफी पहले उसने कहीं पढ़ा था कि पुरुष ऐसे हीरे के समान है जो पुराना होने पर भी अपनी चमक दमक नहीं खोता है। शायद इसी कारण आज के भौतिकतावादी परिवेश में पली बड़ी कुछ युवतियां युवाओं की अपेक्षा प्रौढ़ों को अधिक पसंद करने लगी हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से स्थापित होने के कारण उनके लिए दुनिया भर के ऐशोआराम के साधन जुटाने में सक्षम होते हैं, जबकि युवाओं को वही साधन जुटाने में काफी समय लग जाता है। अतीत की ओर दृष्टिपात किया तो अंजलि को महसूस हुआ, यदि निशा की बात सही है भी तो क्या वह इस स्थिति के लिए स्वयं दोषी नहीं है? जब बच्चे छोटे थे तो वह स्वयं को बच्चों में इतना व्यस्त रखती थी कि उसके पास किशोर के लिए समय ही नहीं था। कभी वह उसका साथ चाहता या ऑफिस में चल रहे किसी तनाव को उसको बताकर अपना बोझ हल्का करना चाहता तो वह बड़ी सहजता से यह कहकर मुक्ति पा लेती कि मुझे क्या पता या मेरे पास समय नहीं है। वास्तव में उस समय उसके पास बच्चों की प्रत्येक समस्या के हल के लिए समय था, लेकिन किशोर के लिए नहीं था। कभी रात के गहन अंधकार में वह अपने प्यार का प्रतिदान चाहता तो कहती, मैं थक गई हूं, या बच्चे अभी जग रहे हैं। कभी सहयोग देती भी थी तो वह भी आधे अधूरे मन से। महिला मंडल की सदस्य तो वह प्रारंभ से ही थी, लेकिन किशोर की पदोन्नति होने के साथ जनरल मैनेजर की पत्नी होने के कारण उसे क्लब का अध्यक्षा बनना पड़ा। इसके साथ ही उसका कार्यभार भी बढ़ गया और उसके साथ ही उसे ताश खेलने की बुरी लत लग गई। क्लब की कुछ महिलाएं क्लब के दिन के अतिरिक्त सायं 4 बजे से पपलू खेलना प्रारंभ करती थी, जो रात के 7-8 बजे तक चलता रहता था। ताश का खेल वास्तव में शराब की तरह का ही एक नशा है, जिसमें खेलने वाला तन मन की सुध बुध भूलकर खेल में ऐसा डूब जाता है कि उसे न घर की परवाह रहती है, न जमाने की और न ही समय की। यही अंजलि के साथ हुआ। यहाँ तक कि अक्सर किशोर ऑफिस से आकर उसका इंतजार करता रहता तथा वह पहले अपराध बोध के साथ
तथा बाद में बिना किसी अपराध बोध के वह केवल सारी कहकर मुक्ति पा लेती थी। धीरे धीरे किशोर का ऑफिस से आना और लेट होता गया, लेकिन तब उसे लगा था चलो अच्छा हुआ, कम से कम सॉरी कहने से तो मुक्ति मिल गई। उसे याद आया विवाह के समय उसकी बहन ने सफल दाम्पत्य जीवन के कुछ नियम बताए थे। उसमें एक था पुरुष को यदि वश में रखना है तो उसके ऑफिस जाने और आने के समय घर पर ही उपस्थित रहना चाहिए। दरवाजे पर ऑफिस के लिए विदा करती पत्नी का मुस्कुराता चेहरा न केवल काम करने की प्रेरणा देता है, समय से घर आने को भी प्रेरित करता है। सदैव लड़ती झगड़ती या शिकायत करती पत्नी से पुरुष सदा दूर भागना चाहता है। विवाह के प्रारंभिक दिनों में तो उसने इस नियम को निभाया भी था, अच्छा भी लगता था, लेकिन बच्चों के साथ बढ़ती व्यस्तता में यह व्यर्थ लगने लगा था। आज स्थिति यहां तक आ गई कि वह स्वयं किशोर का इंतजार करने की अपेक्षा उसे ही इंतजार करने के लिए बाध्य करने लगी थी। तब उसने यह नहीं सोचा था कि सुबह का गया शाम को घर लौटने पर थका हारा किशोर भी सुकून के कुछ पल चाहता होगा। दिन भर की खट्टी मीठी यादों को उसके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन वह पहले बच्चों तथा बाद में मित्र मंडली में अपना सुकून ढूंढती रही। शायद यही कारण था कि किशोर ने अपनी मंजिल तलाश ली थी, या दूसरे शब्दों में उसके कदम भटक गए थे। लेकिन इस भटकन के लिए क्या वह स्वयं दोषी नहीं है? कमरे में लाइट जलने के साथ ही उसकी तंद्रा भंग हुई। घड़ी देखी तो 10 बजने की सूचना दे रही थी। क्या बात है, पूरे घर में अंधेरा है। बेला कहाँ है? तबीयत अब कैसी है? जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिन्हा अपने प्रमोशन की पार्टी में खींच ले गया। तुम्हें सूचित भी नहीं कर पाया। मैं तो खाना खा आया हूं, तुमने कुछ खाया या नहीं? किशोर ने स्नेहयुक्त स्वर के साथ सफाई देते हुए कहा। किशोर के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अंजलि को शराब से सदा नफरत रही है, लेकिन पार्टी वगैरह में सबके आग्रह को किशोर कभी ठुकरा नहीं पाया। कभी कभी सब चलता है, या हाई सोसाइटी में तो यह आम बात है कि दलील सुनकर वह चुप रह जाती थी। बेला खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर जा चुकी थी। अंजलि का खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, अतः उठकर खाना फ्रिज में रख दिया। सोने से पूर्व ज्वर की तीव्रता जानने के लिए किशोर ने अंजलि का माथा छुआ। इसी हाथ ने किसी और को भी छुआ होगा, सोचकर उसका मन वितृष्णा से भर उठा। हाथ को हटाने के लिए हाथ उठाना चाहा, लेकिन हाथ ही जवाब दे गए। उसने किस्से कहानियों में ऐसे प्रेम त्रिकोण के बारे में पढ़ा था, जिनमें दूसरी औरत ने छल कपट से किसी एक जिंदगी पर अधिकार कर उस पर निर्भर अनेक जिंदगियों का जीवन दूभर बना दिया था। क्या मिसेज वर्मा की बात सच है? क्या मालती सच में किशोर पर डोरे डाल रही थी? क्या अंजलि का प्यार वापस मिल पाया? जानने के लिए जरूर पढ़े भाग 2।